अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको एमएस वर्ड यूज़ करना होता है। अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो आपको एमएस वर्ड यूज़ करना होता है। अगर आप किसी ऑफ़िस में वर्क करते हैं वहाँ भी आपको एमएस वर्ड की ज़रूरत होती है, और अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आपको एमएस वर्ड यूज़ करना होता है। तो आज मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में बताऊँगी। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको सभी ऑप्शंस के बारे में, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, सभी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरा नाम है इंजा और मेरे पेज का नाम है लर्निंग बेसिक स्किल्स विद इंजा ऑफिशियल। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किस तरह से करना है। यहाँ पे आप स्टार्ट के बटन पे जाएंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि शीट आपके सामने ओपन हुई है। इसके अंदर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे तो दोबारा से ये वाली शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखें, सबसे टॉप पर जो है लिखा हुआ है टाइटल बार। टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है वो लिखा जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है जो कि अनडू का ऑप्शन है, और यहाँ से आप अनडू कर सकते हैं, यहाँ से रीडू कर सकते हैं, और यहाँ से जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, और यहाँ से आप रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है वो क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं। और इसी तरह मैं आपको बताती हूँ बाकी के ऑप्शंस के बारे में। देखें, यहाँ पर जो ये है इसे फाइल टैब बोलते हैं, और ये जो पूरा है फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेनिंग्स, रिव्यू, व्यू, इस पूरे को मेन्यू बार बोलते हैं या तो फिर इसे टैब बोलते हैं। और इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, जिस तरह के ये वाले ऑप्शंस हैं, इन्हें रिबन्स बोलते हैं। और जो यहाँ पर ये है इसे डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर है, देखें यहाँ नीचे जो यहाँ पर है इसे स्टेटस बार बोलते हैं, स्टेटस बार डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और इन्हें जो है वो व्यू डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। और यहाँ से जो है वो जूम कंट्रोल किया जाता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी चाहे आप इसको कर सकते हैं। ये जूम कंट्रोल होता है। और इसके दरमियान का जो एरिया है इसे डॉक्यूमेंट एरिया। आज मैं आपको एमएस वर्ड के सभी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ टेक्स्ट लेके आती हूँ, इक्वल टू रेंट। यहाँ पर मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, जैसे मैं लिख देती हूँ 6 और ब्रैकेट को क्लोज करती हूँ, इंटर करती हूँ। देखें नंबर ऑफ पैराग्राफ्स मेरे पास आ गए हैं, या एमएस वर्ड ने दिए हैं। अब इन पे हम डिफरेंट ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में। इसमें ये होता है कि जैसे देखें, अभी मैंने माउस को इस जगह पे रखा और अब मैं इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर जाऊंगी, यहाँ तक मैं इसे लेकर चली जाती हूँ। और ये देखें, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब देखें, जैसे मुझे इस पैराग्राफ की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, मुझे इस पैराग्राफ को एंड पे लेके जाना है, तो सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करूँगी। इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ पर नहीं है तो मैं इसे यहाँ से कट कर दूँगी और इसे मैं एंड पे लेकर जाऊँगी, और एंड पे ले जाके मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। ये देखें, मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कट में ये होता है कि जो पैराग्राफ है वो सिर्फ एक ही जगह आता है। अब ये पैराग्राफ कट में ऊपर से खत्म हो गया है और ये पैराग्राफ जो है ये नीचे आ गया है। लेकिन कॉपी में ये होता है कि ये दो जगह पे रहता है, जहां से उठाया होता है वहां पे भी रहता है, और जहां पर लेकर जाते हैं पैराग्राफ को वहां पर भी रहता है। अब जैसे मैंने कॉपी, अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे कॉपी किया है और कॉपी करके मैं इसे वापस शुरू में कॉपी करके ले आती हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कॉपी होके आ गया है। और अब ये दो जगह पे, कट में ये सिर्फ एक जगह पे था, कॉपी में अब ये दो जगह पर है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल को एडजस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आप जस्ट इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जो स्टाइल भी चूज करना चाहें, जैसे मैं टाइम न्यू रोमन्स रखना चाहूँ तो मैं टाइम न्यू रोमन्स रख लेती हूँ। मैंने टाइम न्यू रोमन्स रख लिया है। इसी तरह अगर आप साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो यहाँ से आप अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपने साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। और चाहे तो आप साइज को यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इंक्रीज करके 12 कर देती हूँ। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
और भी हैं, मैं आपको उन और ऑप्शंस के बारे में भी बताऊंगी। जैसे देखें, अगर आपके पास ये वाला पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में यहाँ पर देखें आपने इस सेंटेंस केसेस को रख दिया है, तो इसमें ये होगा कि पहला वर्ड बड़ा होगा, बाकी के वर्ड्स जो हैं वो छोटे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब वर्ड्स छोटे हों तो आप लोअर केस पर क्लिक करेंगे तो सब वर्ड्स जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपने सब कुछ अपर केस में लिखना था, तो ये नहीं है कि आप डिलीट करके सब कुछ दोबारा से लिखना शुरू करते हैं। आपने ये नहीं करना, आपने जस्ट इस अपर केस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना, तो ये सब अपर केस में आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाए, तो आप इसके लिए इस कैपिटलाइज ईच वर्ड पे सिलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि पहला वर्ड कैपिटलाइज हो गया है, बाकी के वर्ड जो हैं वो छोटे हैं। और ये वाला जो केस है ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे सेंटेंस केस रख लेती हूँ। तो मैंने अब आपको इस ऑप्शन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो भी फॉर्मेटिंग अगर की हो और उस फॉर्मेटिंग को खत्म करना हो, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ बिल्कुल पहले की तरह का हो गया है। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बी पे सिलेक्ट करेंगे, तो ये देख सकते हैं कि पैराग्राफ यहाँ पर बोल्ड हो गया है। अगर आप इस पैराग्राफ को इटैलिक करना चाहें तो आप यहाँ आई पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ जो है ये इटैलिक हो गया है। और अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ अब अंडरलाइन हो गया है। लेकिन अगर आप इस पैराग्राफ को कटा हुआ शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ अब कटा हुआ शो होगा। अब मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट थोड़ी सी कर लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ इस पूरे को, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से टाइम न्यू रोमन्स को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से मैं 12 दे देती हूँ और इटैलिक को मैं बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ। अब मैंने ये कर दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बताती हूँ, और नेक्स्ट ऑप्शंस पर जाने के लिए मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि अगर आप टेक्स्ट की स्टाइल देखें, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर देखें, आप यहाँ से भी टेक्स्ट का स्टाइल रख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप पढ़ते पढ़ते अपने डॉक्यूमेंट में कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से पढ़ते पढ़ते इस जगह से इस पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से जो है हाईलाइटर पर क्लिक करूंगी और ये देखें हाईलाइट हो गया है। इसी तरह अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से देखें मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करूँगी। यहाँ से मैं रेड कलर रख देती हूँ, तो देखें इस तरह से टेक्स्ट का कलर भी चेंज किया जा सकता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में। आप देखें, जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखें मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख लिया है। अब मैं देखें इसे कहीं पे भी रख सकती हूँ। अभी ये लेफ्ट लाइन है, यहाँ पर देखें ये भी लाइन लेफ्ट है। मैं चाहूँ तो इसे राइट पे भी लेके सेंटर पे भी लेके आ सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो इसे राइट पे भी जा सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो इसे लेफ्ट पे भी ला सकती हूँ। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको किस तरह से रखेंगे। इसी तरह अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ तो ये देखिए मैंने बोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ से आप इसकी पोजीशन को जो है वो अलाइन कर सकते हैं, और ये मैं लेफ्ट अलाइनमेंट इसकी रख देती हूँ। इसी तरह अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं, देखें जैसे ये पैराग्राफ है, ये इस साइड से तो इक्वल है लेकिन इस साइड से इक्वल नहीं है। अगर आप इसे इस साइड से भी इक्वल करना चाहते हैं तो पहले इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, और फिर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ से देखें यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद होता है जस्टिफाई। यहाँ पर जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखें ये दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। अब मैं इसका टेक्स्ट जो है वो वापस ब्लैक कर देती हूँ, और इसका जो हाइलाइटर है इसे ख़त्म कर देती हूँ। इस पूरे पे हाइलाइटर लग गया है। अब मैं इसका जो हाइलाइटर है उसे ख़त्म कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये हाइलाइटर जो है ये खत्म हो गया है। इसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, और मैं यहाँ पे जाके नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ कंप्यूटर। मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, और अब मुझे इस कंप्यूटर की सब हेडिंग्स देनी है। तो मैं लिखती हूँ हार्डवेयर, और मैं लिख लेती हूँ सॉफ्टवेयर। ये मैंने लिखा हार्डवेयर और ये मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर।
आप देखिए मुझे इसको बुलेट्स देने हैं तो मैं किस तरह से दूंगी। पहले मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगी और यहाँ पर जाके मैं इसे यहाँ से कोई भी बुलेट दे सकती हूँ। मैं इसे ये बुलेट भी दे सकती हूँ, ये बुलेट भी दे सकती हूँ, ये भी दे सकती हूँ, ये भी दे सकती हूँ। और कोई भी बुलेट अगर आप देना चाहें तो आप इसको दे सकते हैं। मैं इसे ये वाला बुलेट दे देती हूँ। और अगर आप चाहें नंबरिंग में बुलेट्स देना तो आप यहाँ से नंबरिंग में भी इस तरह से करके बुलेट्स दे सकते हैं। आप इस तरह से भी बुलेट्स दे सकते हैं, जिस तरह आपकी अपनी मर्जी आए आप उस तरह से बुलेट दे सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो सब हेडिंग्स हों तो आप वहां पर जो है वो ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई फॉर्मूला टाइप करना चाहते हैं, जैसे देखें मैं आपको इसका यूज बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ H2O, यहाँ पे मैंने लिखा H2O और ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला है और ये वाटर का फॉर्मूला है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो देखें यहाँ पर सिलेक्ट मुझे सिर्फ 2 को करना है। यहाँ पे मैं इस 2 को सिलेक्ट करूंगी, ये देखें। अब ये देखें, इसे मैं बड़ा करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको सही तरह से पता चले। ये देखें यहाँ पर ये H2O, अब ये 2 जो है ये बेस में चला गया है और ये वाटर का फॉर्मूला बन गया है। इसी तरह अगर मैं मैथ्स का फॉर्मूला लिखती हूँ A² प्लस B², अब देखेंगे 2 तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, स्केयर में होना चाहिए। तो मैं इस 2 को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से मैं इस स्केयर पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ से मैं इस 2 को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से भी मैं स्केयर पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A² प्लस B² मैथ्स का फॉर्मूला बन गया है। मैंने आपको केमिस्ट्री का फॉर्मूला भी अप्लाई करके बताया, H2O जो कि वाटर का फॉर्मूला है। मैंने आपको मैथ्स का भी फॉर्मूला अप्लाई करके बता दिया, A² प्लस B²। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बताती हूँ। अब आप ये देखें कि बाज़ बुक्स में ऐसा होता है कि जैसे मैं इस जगह पे रखती हूँ, इस जगह पे रखती हूँ और यहाँ पे मैं रख के यहाँ से मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो देखें आगे जा रहा है। अब बाज़ अपने बुक्स में देखा होगा कि टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और बाज़ का टेक्स्ट जो है वो आगे की तरफ होता है और पीछे एक पिक्चर लगी होती है, तो यहीं से ये वाला ऑप्शन यूज हुआ होता है। इस तरह से ये आगे की तरफ मूव करता है और पीछे पिक्चर की जगह बन जाती है। अब मैं इसे वापस इसकी जगह पे लेके आ जाती हूँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप जो पैराग्राफ है उसकी स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पूरे पैराग्राफ पे क्लिक करना होगा और इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, इस जगह पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है वो 1.5 भी रख सकते हैं, 1.15 का। इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि देखें अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को जो है ना वो 1 साइज देना चाहते हैं, ये देखें मैं इसे पूरे को 1 साइज दे देती हूँ तो ये नियर आ जाएगा। ये देखिए मैंने इसे 1 साइज दिया हुआ है तो ये नियर है। इसके बाद अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को जो है वो कलर बैकग्राउंड देना चाहते हैं, देखें जैसे मैं कोई भी कलर बैकग्राउंड दे देती हूँ, मैं ये येलो बैकग्राउंड दे देती हूँ तो देखें ये इस तरह से येलो हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई बॉर्डर्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से आप बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं, टॉप बॉर्डर लगा सकते हैं, लेफ्ट बॉर्डर लगा सकते हैं, राइट बॉर्डर लगा सकते हैं, चाहे तो नो बॉर्डर्स लगा दें, चाहे तो आउटसाइड बॉर्डर्स लगा दें, चाहे तो इनसाइड बॉर्डर्स लगा दें। और अगर मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स लगा दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेट पेंटर के बारे में। फॉर्मेट पेंटर में एक पैराग्राफ की जो सेटिंग होती है वही दूसरे पैराग्राफ की हो जाती है। मैं आपको यहाँ करके बताती हूँ। मैं आपको इस पैराग्राफ की या एक वर्ड ले लेती हूँ पावरफुल और इस पर मैं इसकी मैं सेटिंग चेंज कर देती हूँ। इसको मैं यहाँ से कैलिब्री कर देती हूँ, इसका कलर येलो कर देती हूँ और इसका साइज मैं बड़ा करके 14 कर देती हूँ। यहाँ से मैंने इसका साइज जो है वो 14 कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है इसकी भी सेम सेटिंग वही वाली हो जाए जो मैंने पावरफुल की है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इस पावरफुल पे क्लिक करूँगी, उसके बाद यहाँ से मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगी और फिर वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट की भी वही सेटिंग हो गई है जो मैंने पावरफुल की सेटिंग की थी। इसके बाद अब मैं इसको वापस जो है वो पहले जैसा कर देती हूँ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि A to Z का फंक्शन जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है। इसके लिए मुझे ब्लैंक जगह की ज़रूरत होगी और मैं अब आपको बताती हूँ।
अब देखें यहाँ पर मैं डिफरेंट नाम लिख देती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ मेहरान, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ अरसलान, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नसरीन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अरफान। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसे ए से जी की तरफ अरेंज करूँ, तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगी, और यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं ओके करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये ए से जी की तरफ अरेंज हो गया है। पहले ए वाले आ गए हैं और उसके बाद फिर एम आया है और उसके बाद फिर एन आया है। तो इस तरह से ये ए से जी की तरफ जो है वो अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको मज़ीद ऑप्शंस के बारे में बताऊँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट हेडिंग्स वगैरह दी हुई होती हैं। ये देखें, हेडिंग्स आपको पहले से गिवन होती हैं। आप जो हेडिंग अपनी मर्जी से देना चाहें आप वो हेडिंग दे सकते हैं। अगर आप चाहें कि नो स्पेसिंग हो तो इस तरह से दे सकते हैं। अगर आप नॉर्मल में करना चाहें तो इस तरह से होगा। अगर आप हेडिंग 1 देना चाहें तो इस तरह से आएगी। हेडिंग 2 देना चाहें तो इस तरह से होगी। और अगर आप ये हेडिंग देना चाहें तो ये इस तरह से शो होगा। और अगर ये हेडिंग देना चाहें तो इस तरह से होगा। और अगर ये हेडिंग देना चाहें तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप जो हेडिंग भी देना चाहें आप वो हेडिंग दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपको फाइंड रिप्लेस के बारे में बताऊंगी और सिलेक्ट के बारे में। जब आप सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं, तो पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ फाइंड के बारे में। इसमें ये होता है कि जब आप फाइंड पे क्लिक करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है जैसे वर्ड है कोई, मैं इस डॉक्यूमेंट में फाइंड करना चाहती हूँ कि डॉक्यूमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया। अब ऐसे आप देखें इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास ये हाईलाइट हो गया है और मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट इस जगह पे लिखा हुआ है। इसके बाद अब मैं आपको रिप्लेस करना बताती हूँ कि रिप्लेस कैसे करते हैं। अब रिप्लेस के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे देखें जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाए, कंप्यूटर। और यहाँ से मैं इसे रिप्लेस ऑल कर देती हूँ, ओके करूँगी और क्लोज करूंगी। अब जहाँ जहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा होगा, ये देखें यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था और अब यहाँ पे वर्ड कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया है। इस तरह आप जहाँ जहाँ के पे वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा होगा उस जगह पे वर्ड कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर कवर पेज है और मैं आपको कवर पेज के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे कवर पेज पहले से बने हुए होते हैं और हमने सिर्फ इन्हें सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर क्लिक किया और डिफरेंट कवर पेज यहाँ पर आ गए हैं। इसमें से अब मैं कोई भी कवर पेज सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेट्स से मैं ये वाला कवर पेज सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये कवर पेज यहाँ पर आ गया है और आप अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर भी चाहें तो रिमूव कर सकते हैं और अपने लैपटॉप से कोई भी पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट अपना डेटा खुद लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अगर आपने ब्लैंक पेज को लाना है तो किस तरह से लेकर आएंगे। अब यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें ये एक और ब्लैंक पेज जो मेरे पास आ गया है। इसके बाद मैं आपको पेज ब्रेक करने के बारे में बताती हूँ, लेकिन पेज ब्रेक करने के लिए मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए होगा। इसके लिए मैं कोई टेक्स्ट लेकर आती हूँ। इक्वल टू रेंड ब्रैकेट्स 3 पैराग्राफ्स ब्रैकेट्स क्लोज। ये देखें मेरे पास 3 पैराग्राफ्स आ गए हैं। अब मुझे इस जगह से पेज को ब्रेक करना है यहाँ से। अब मैं यहाँ पे कर्सर को रखूंगी और यहाँ पर क्लिक करूंगी। आप देख सकते हैं कि ये पेज ब्रेक हो गया है। इसके बाद मैं आपको टेबल के बारे में बताती हूँ और टेबल के बारे में बताने के लिए पहले मैं इसको डिलीट करती हूँ। यहाँ से आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से जितने मर्जी रोज एंड कॉलम्स आप चाहें रख सकते हैं। ये टेबल इतना बनेगा। और अगर आप अपनी मर्जी से टेबल बनाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टेबल के अंदर भी जा सकते हैं। अब ये देखें ये टेबल इतना सा बना है। और अगर आप अपने मर्जी से टेबल बनाना चाहें तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से भी टेबल बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल करके लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 और मैं इस पे ओके कर देती हूँ। ये देखें मेरे पास बना हुआ टेबल आ गया है। इसके बाद अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं टेबल को खुद ड्रा करूँ, ये देखें यहाँ से ड्रा टेबल पे मैंने किया। अब मैं टेबल को अपनी मर्जी से ड्रा कर सकती हूँ। ये देखें अपनी मर्जी से मैंने कॉलम्स लगाए
और अपनी मर्जी से अभी मैं ये रोज बना रही हूँ। ये टेबल मैंने खुद ड्रा किया है। इस तरह से टेबल को खुद से ड्रा किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, जैसे नेम, और मैं यहाँ पे टेब का बटन दबा के लिख देती हूँ क्लास। अब मैं चाहती हूँ कि ये टेबल की फॉर्म में आ जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, यहाँ टेबल पे जाऊंगी और यहाँ पर करूंगी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और ओके कर दूंगी, और आप ये देख सकते हैं कि ये टेबल की फॉर्म में आ गया है। इसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट अगर आप एमएस वर्ड के अंदर लाना चाहें तो वो भी आप इजीली ला सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे आ गई है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेम, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्लास, और यहाँ पे जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बॉर्डर्स के बारे में बताया था, मैं बॉर्डर्स दे देती हूँ ऑल बॉर्डर्स। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सेल की शीट को यहाँ पर लाया है। अब मैं स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करूंगी तो यहाँ पे एक्सेल की शीट इसी तरह से रहेगी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्विक टेबल्स के बारे में। क्विक टेबल्स को भी बनाया जा सकता है, यहाँ पे बने बनाए टेबल्स मिल जाते हैं। मैं यहाँ से कोई भी टेबल सिलेक्ट कर लेती हूँ। लेट से मैंने ये वाला टेबल सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप ये चाहें कि आप टेबल ना बनाए तो आप बने बनाए टेबल्स भी ला सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको पिक्चर्स के बारे में बताती हूँ कि अगर आपको पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप किस तरह से करेंगे। यहाँ से पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से लेट से मैं ये वाली पिक्चर सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर शो हो गई है। इसके बाद फिर ऑनलाइन पिक्चर्स किस तरह से लाई जाती हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास, और यहाँ बिंग इमेज सर्च पे मैं क्लिक कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस आ गई हैं। इसमें से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ, इंसर्ट कर लेती हूँ, ये मेरे पास वर्ड के डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। इसके बाद मैं आपको शेप्स के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे आप कोई भी शेप बना सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल की शेप है और इसे आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और शेप के बारे में आपको बताती हूँ, जैसे सर्कल है, ये सर्कल भी आप बना सकते हैं और इस सर्कल को भी अपनी मर्जी से आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं और इस पिक्चर इसके अंदर भी लगा सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट आर्ट के बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है, ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर। इसमें से मैं हायरार्की को ले लेती हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और मैं इसको ओके कर देती हूँ। ये हायरार्की मेरे पास आ गई है। अब मैं यहाँ पे जैसे लिखती हूँ फिल्म, और यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको कट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ हॉलीवुड, बॉलीवुड, और लेट से मैं यहाँ लिख देती हूँ बॉलीवुड। ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हायरार्की बनाई। अगर आप इसके अंदर सब हायरार्की भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ से जस्ट आपको 8 शेप करके 8 शेप बिलो करना होगा। इस तरह से आप यहाँ पर सब हायरार्की भी बना सकते हैं। 8 शेप बिलो, ये देखें मैंने 2 बनाई है। इसी तरह आप यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको चार्ट्स के बारे में बताऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स हैं, जैसे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रेडार, कॉम्बो। इसमें से आप कोई भी चार्ट बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉलम वाला चार्ट लेके इंसर्ट करती हूँ और इसे ओके कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये चार्ट ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे लेट से लिखती हूँ कीबोर्ड के फर्स्ट मंथ में मैंने 50 कीबोर्ड्स को सेल आउट कर दिया और ये आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड मेरे पास इस तरह से इसका ग्राफ शो हो गया है। और लेट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माउस के फर्स्ट मंथ में मेरे पास 50
माउस सेल हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इस तरह से शो हो गया। इस तरह से आप अगर कंपनीज में काम करते हैं तो ये काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप कोई भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। जस्ट स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग। अब मेरे पास यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन है, मैं जस्ट यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पर MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में ओपन हो गई है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर ऑनलाइन वीडियोस लानी है तो वो कैसे लाई जा सकती हैं। इसके लिए मुझे एक लिंक कॉपी करना होगा। यहाँ से मैं एक लिंक जो है वो कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करती हूँ। और ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ जिस लिंक को मैंने कॉपी किया था। यहाँ पे मैं पेस्ट करके एंटर करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब जब मैं इस पे इंसर्ट करूंगी तो ये मेरे पास वर्ड के डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको हाइपरलिंक के बारे में बताती हूँ। इसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा और मैं डॉक्यूमेंट लेके आती हूँ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट यहाँ पर मौजूद है। अब मैं आपको बताऊंगी कि लिंक हाइपरलिंक किस तरह से देना है। यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगी। जैसे मैंने यहाँ से लिंक जो है वो कॉपी कर दिया हुआ अपने पास, और लिंक को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी हाइपरलिंक के ऊपर, और यहाँ पर मैं एड्रेस पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और ओके करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइपरलिंक मेरे पास आ गया है। इसके बाद मैं आपको बुक मार्क ऐड करना बताऊंगी कि बुक मार्क को कैसे ऐड किया जाता है। पहले मैं बुक मार्क के बारे में आपको बताती हूँ। अगर मैंने आज ये डॉक्यूमेंट व्हाट इज कंप्यूटर व्हाट इज हार्डवेयर तक पढ़ा है और यहाँ से व्हाट इज सॉफ्टवेयर से मैंने छोड़ दिया है, नेक्स्ट डे जब मैं ओपन करूँगी अपने डॉक्यूमेंट को और मैंने ये देखना है कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था और कहाँ तक छोड़ा है, उसके लिए मैं यहाँ पे बुक मार्क ऐड करूँगी व्हाट इज सॉफ्टवेयर पे। व्हाट इज सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी व्हाट इज सॉफ्टवेयर और यहाँ से मैं ऐड कर दूंगी। तो अब इस व्हाट इज सॉफ्टवेयर पे बुक मार्क लग गया है और नेक्स्ट डे जब मैं ओपन करूंगी तो जाहिर सी बात है मेरे पास ब्लैंक शीट ओपन जाएगी इस तरह से, और मैं बुक मार्क पे जाऊंगी, क्लिक करूंगी, गो टू करूंगी और ये मुझे व्हाट इज सॉफ्टवेयर पे लेके आएगा। ये देखिए व्हाट इज सॉफ्टवेयर कि मैंने आज यहाँ से पढ़ना है। इसके बाद क्रॉस रेफरेंस का जो लिंक है वो बुक मार्क के साथ है। अगर आपको बुक मार्क समझ आ गया तो आपको क्रॉस रेफरेंस भी इजीली समझ आ जाएगा। इसके लिए मैं पहले ब्लैंक जगह पे क्लिक करती हूँ, क्रॉस रेफरेंस में जाना है या क्रॉस रेफरेंस को मैं शुरू में लेके आ जाती हूँ। इस जगह पे मैं आपको क्रॉस रेफरेंस के बारे में अच्छी तरह से समझाती हूँ। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया, यहाँ से बुक मार्क पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बुक मार्क में व्हाट इज डेटाबेस को भी मैं ले सकती हूँ या फिर अगर मैं चाहूँ तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर को भी ले सकती हूँ। इन दोनों को मैं ले सकती हूँ। और अगर मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ, क्लोज, ये मेरे पास इतनी जगह पे लिखा हुआ आ गया है। मैं इसको खत्म करके इसको नीचे ले आती हूँ, अलग अलग लेके आ जाती हूँ। व्हाट इज सॉफ्टवेयर। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगी और कंट्रोल दबा के जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे डायरेक्ट व्हाट इज सॉफ्टवेयर पे ले जाएगा। तो ये था क्रॉस रेफरेंस के बारे में। अब मैं यहाँ पर मैंने पहले से टेबल बना के रखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको कमेंट्स ऐड करके बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे कमेंट देना चाहती हूँ कि स्टूडेंट ने अपनी फ़ी को सबमिट नहीं किया। मैं यहाँ लिखूँगी फ़ी डिड नॉट डिपॉजिट, फ़ी डिड नॉट डिपॉजिट यहाँ पर मैंने लिख दिया और कमेंट को ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं किसी और का अगर ईमेल एड्रेस मिसिंग है या कोई और एड्रेस मिसिंग है मैं भाई यहाँ पर इजीली कमेंट में ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे जैसे मैं लिख लेती हूँ, एक और कमेंट कर देती हूँ कि फ़ी डिडंट डिपॉजिट, फ़ी डिड नॉट डिपॉजिट, डिड नॉट डिपॉजिट। यहाँ पे मैंने एक और कमेंट दे दिया फ़ी डिड नॉट डिपॉजिट। अब अगर मैं चाहती हूँ कि कमेंट्स अलग अलग शो ना हों तो मैं रिव्यू में जाऊंगी, यहाँ पे मैं करूंगी शो कमेंट्स और यहाँ पे ये देखें कमेंट्स किस तरह से शो हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको हेडर और फुटर के बारे में बताती हूँ।
हेडर एंड फुटर के बारे में बताने के लिए मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि अगर हेडर एंड फुटर अगर आपने देना है हर पेज पे, अगर आप चाहते हैं कि हेडर आ जाए तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हेडर बना हुआ होता है। अब हर पेज पे जाके अलग अलग हेडर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगी और ये हेडर जो है ये हर पेज पे खुद ही आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि ये हेडर जो है ये हर पेज पर खुद ही आ गया है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ और यहाँ से मैं फुटर लेके आ जाती हूँ। फुटर में ये होता है कि आप कहीं भी नंबरिंग दे सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें, ये बॉटम में नंबरिंग आ गई है। अब मैं आपको पेज नंबर्स के बारे में बताती हूँ। पेज नंबरिंग आप कहीं भी देख सकते हैं। जैसे बॉटम ऑफ पेज पे मैं पेज नंबर दे देती हूँ और मिडल में दे देती हूँ, इस तरह से पेज नंबरिंग भी आ जाएगी। अब मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताती हूँ। अगर देखें यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये कर्सर से लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी टेक्स्ट बुक पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसे सिलेक्ट किया। अब इस टेक्स्ट को तो मैं इसके अंदर लेकर आ ही जाऊँगी। उसके बाद देखें मैं इसको यहाँ भी मूव कर सकती हूँ, यहाँ भी मूव कर सकती हूँ, नीचे भी मूव कर सकती हूँ, ऊपर भी मूव कर सकती हूँ। उसके लिए पहले मुझे इसे रिमूव करना होगा और इस टेक्स्ट को इसके अंदर लाना होगा। उसके बाद मैं इसको इस तरह से मूव कर सकती हूँ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्विक वर्ड्स के बारे में। क्विक वर्ड्स में होता है कि इसमें अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर आप अपने पास डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कीबोर्ड या कीवर्ड लिख देती हूँ तो आप देख सकते हैं कीवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद मैं आपको वर्ड आर्ट के बारे में बताती हूँ। वर्ड आर्ट भी आप इजीली दे सकते हैं। वर्ड आर्ट में कोई भी स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं ये स्टाइल दे देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्टाइल जो है ये चेंज हो गया है। इसके बाद मैं आपको ड्रॉप कैप के बारे में बताती हूँ। ड्रॉप कैप के लिए मैं पहले इसको रिमूव करती हूँ। अच्छा, आपने अक्सर इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखा होगा कि फर्स्ट वर्ड जो है वो बड़ा होता है, बाकी के वर्ड सब छोटे होते हैं। तो ड्रॉप कैप में यही होता है। यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रॉप कैप पे जाती हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, ये देखें फर्स्ट वर्ड बड़ा है, बाकी वर्ड छोटे हैं। अक्सर न्यूज़पेपर में इस तरह से लिखा हुआ होता है। इसके बाद मैं आपको सिग्नेचर लाइन के बारे में बताती हूँ। अगर आपने अपना काम खत्म कर दिया है और एंड पे अगर आपको सिग्नेचर लाइन देना है तो आप कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे आप सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेट्स से मैं अपना नाम लिख देती हूँ इंजा और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूट्यूबर और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस कोई भी लिख देती हूँ। और यहाँ पे मैं ओके कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेरा एंड हो गया। यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है और नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है और यूट्यूबर लिखा हुआ है। इसके बाद अगर डेट एंड टाइम देना चाहें तो वो भी आप इजीली यहाँ से दे सकते हैं। कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम मैंने ये दे दिया। उसके बाद फिर डेट मैंने ये दे दी है। उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ कि अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में कोई काम करते हैं उसे MS वर्ड के अंदर भी आप इजीली ला सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जाती हूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट ओपन हो गया है। इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ बिटमैप इमेज के अंदर और यहाँ पे मैं ओके करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हो गई है। अब इस स्क्रीन पे मैं जो भी ड्रा करूँगी, जैसे मैं यहाँ पे ये ड्रा करती हूँ और मैं वापस जाऊँगी तो ये मेरे पास MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में बना हुआ आ जाएगा। अब मैं इसको ख़त्म करती हूँ। इसके बाद मैं आपको इक्वेशन के बारे में बताती हूँ। इक्वेशन में ये होता है कि कोई भी इक्वेशन अगर आप मैथ्स की लिखना चाहें, लेट से मैं ये लिखना चाहती हूँ तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगी तो ये इक्वेशन मेरे पास बनी बनाई आ जाएगी। और ऐसे भी हो सकता है कि मैं खुद से इंसर्ट करूँ। यहाँ पे फिर मुझे मोर इक्वेशंस करना होगा और अगर मैं खुद से इंसर्ट करना चाहूँ तो इंसर्ट न्यू इक्वेशंस में जाऊँगी और अगर सेव करना हो मुझे अपनी इक्वेशंस को गैलरी के अंदर तो मैं यहाँ से इसको सेव कर लूँगी। और यहाँ पे आप मोर इक्वेशंस जो हैं वो office.com से भी ला सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सिंबल्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ इंसर्ट न्यू इक्वेशंस, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इंसर्ट इक्वेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको सिंबल के बारे में बताती हूँ।
यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और इजीली यहाँ पे जैसे कोई भी सिंबल है मैं उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इस सिंबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखें सिंबल यहाँ पे बना हुआ आ गया। ये है सबसे पहले मैं यहाँ पे पैराग्राफ लेकर आऊंगी इक्वल टू रेंट नंबर ऑफ पैराग्राफ्स 3 और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ्स आ गए हैं। अब मैं आपको इनके ऊपर डिफरेंट ऑप्शन अप्लाई करना बताऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल है और आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं और जो टाइटल आप सिलेक्ट करेंगे उसका इफेक्ट होम टैब में हेडिंग्स के ऊपर जाएगा। यहाँ से मैं और कोई ले लेती हूँ, ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं होम टैब में इसका इफेक्ट जाएगा, यहाँ पर इसका इफेक्ट आएगा और यहाँ से ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और ये ऐसा हो गया है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कलर्स के बारे में। यहाँ से आप जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे उसका इफेक्ट जो है वो फॉर्मेट के अंदर आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे ग्रे स्केल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं आपको कोई शेप इंसर्ट करके बताती हूँ। जैसे यहाँ से ये वाली शेप मैं आपको इंसर्ट करके बता भी देती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फॉर्मेट आया, फॉर्मेट के अंदर शेप फिल है। शेप फिल में आप देख सकते हैं कि ये सब ग्रे आ गए हैं, ग्रे से रिलेटेड स्केल्स आ गए हैं, सारे ग्रे से रिलेटेड सारे के सारे कलर्स हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ फॉन्ट्स के बारे में। यहाँ से आप जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे वो होम टैब के अंदर आएगा। जैसे यहाँ से मैं कैलिब्री सिलेक्ट कर देती हूँ तो यहाँ होम के अंदर भी यहाँ ये देख, अब यहाँ पर थीम्स हैं। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी थीम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है कि आप कोई भी थीम यहाँ पर अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी पैराग्राफ जो है उसको स्पेस दे सकते हैं। जैसे ओपन दे सकते हैं, रिलैक्स दे सकते हैं, डबल दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल दे दूं तो ये ऐसा हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ आपने किया है यहाँ से लेट्स सपोज आपने कोई सेटिंग कर दी है और अब आप चाहते हैं कि वापस डिफॉल्ट वाली सेटिंग हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से करेंगे सेट एज डिफॉल्ट और यहाँ से करेंगे यस, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वाली सेटिंग वापस आ जाएगी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वाटर मार्क्स को ऐड करें तो यहाँ से आप वाटर मार्क को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट वाटर मार्क्स बने हुए भी हैं। आपने अपने वाटर मार्क को खुद बनाना है। कस्टम वाटर मार्क से आप इसको बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने टेक्स्ट वाटर मार्क को सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ इंसा ऑफिशियल, ठीक है। अब यहाँ से मैं ओके करूंगी तो आप देख सकते हैं कि वाटर मार्क जो है ये पीछे आ गया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है इंसा ऑफिशियल। अब अगर मैं चाहूँ कि ये डार्क हो जाए तो इसे डार्क करने के लिए मुझे जस्ट इस टिक साइन को जो है वो खत्म करना होगा, तो ये डार्क हो जाएगा। ये देखें अब ये पहले से डार्क हो गया है। अब अगर मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ, वो भी यहाँ से होगा कस्टम वाटर मार्क्स। उसके लिए मुझे यहाँ पिक्चर वाटर मार्क पर सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ से मुझे कोई पिक्चर सिलेक्ट करनी होगी और यहाँ से जो पिक्चर मैं सिलेक्ट करूँगी वो यहाँ पर बैकग्राउंड में शो हो जाएगी। यहाँ पर पिक्चर अभी लोड हो रही है। जब वो पिक्चर आएगी यहाँ से आप जब ओके करेंगे तो वापस पीछे बैकग्राउंड में आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से पिक्चर ये वाली फ्लावर वाली पिक्चर ले लेती हूँ या मैं कोई और पिक्चर भी ले सकती हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं आपको इंसर्ट करने का तरीका बता रही हूँ। इंसर्ट, ओके, ये देखें बैकग्राउंड में ये पिक्चर आ गई है। अब अगर मैं चाहूँ कि इसका कलर डार्क हो जाए तो मैं वापस वाटर मार्क में जाऊंगी। कस्टम वाटर मार्क से मैं इसका जो टिक है उसको रिमूव कर दूंगी और ओके करूंगी तो ये देखें कलर जो है ये डार्क हो गया है। इसके बाद मैं आपको पेज कलर बताती हूँ। पेज कलर आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला पेज कलर रखना चाहूँ तो मैं ये वाला पेज कलर रख सकती हूँ। इसके बाद मैं आपको पेज बॉर्डर्स के बारे में बताती हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं इसकी कोई स्टाइल देख लेती हूँ और ये थिक वाला मैं देख लेती हूँ और यहाँ से बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ से मैं ओके करूँगी। ये देखें यहाँ पे पेज बॉर्डर लग गया है। यहाँ से आप अपनी मर्जी से चाहें कोई भी पेज बॉर्डर रख सकते हैं, शेडो भी रख सकते हैं, 3D भी रख सकते हैं, कॉलम भी रख सकते हैं और यहाँ से ऑटोमेटिक ही रहने दें, कोई भी कलर आ जाएगा और अपनी मर्जी से कोई कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से विड्थ मैं 6 कर देती हूँ, ये और मोटा हो जाएगा और थिक हो जाएगा
और अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ आर्ट से भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, ओके करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर है ये फिर से चेंज हो गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेकर आती हूँ, इक्वल टू रेंज नंबर ऑफ पैराग्राफ्स 8। ये देखें पैराग्राफ आ गया है। अब मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई करके बताती हूँ। अगर आप साइज एडजस्ट करना चाहते हैं पेज का तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे साइज का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रिंटर्स में A4 साइज यूज़ होता है, तो मैं A4 को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो देख लें ये इस तरह से हो गया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज के ऊपर की स्पेस होती है, उस साइडों की स्पेस है ये कम हो जाए, तो इसे कम करने के लिए मार्जिन्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से नेरो को सिलेक्ट करेंगे। तो देखें ये नेरो को सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर भी स्पेस कम होगी है और साइडों पर भी स्पेस कम होगी है। लेकिन इसमें बाजू का एक इशू आता है, जब आप स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं तो उस वक्त यहाँ पर टेक्स्ट कट जाता है। तो इसके लिए फिर आपको कस्टम मार्जिन्स में जाना पड़ता है और वहाँ से गटर का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ से स्पेस को बढ़ाना पड़ता है ताकि स्पाइरल बाइंडिंग करते हुए टेक्स्ट की कटिंग ना हो जाए। ये देखें अब यहाँ पर स्पेस ज़्यादा होगी। अगर आप स्पाइरल बाइंडिंग भी करेंगे तो स्पेस वाला इशू नहीं होगा और आपका टेक्स्ट नहीं कटेगा। इसी तरह अब मैं आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताती हूँ। ओरिएंटेशन से डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे देखिए ओरिएंटेशन है, मैंने पोर्ट्रेट सिलेक्ट किया, ये ऐसे है। अब अगर मैं लैंडस्केप करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा। ये देखें डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई है। अब मैं आपको कॉलम्स के बारे में बताती हूँ। देखें अगर मैं 2 कॉलम्स सिलेक्ट करूंगी तो ये 2 कॉलम्स में हो जाएगा। अगर मैं 3 कॉलम्स करूंगी तो 3 कॉलम्स में हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट कॉलम सिलेक्ट करूंगी तो ये ऐसे हो जाएगा और अगर मैं राइट कॉलम को सिलेक्ट करूंगी तो ये ऐसे हो जाएगा। आप अगर अपनी मर्जी से चाहें मोर कॉलम्स रखना तो आप वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्रेक्स के बारे में बताऊंगी। ये देखें ब्रेक्स यहाँ से होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे चले जाएं तो यहाँ देखें, यहाँ कर्सर पे रखें और यहाँ देखें, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी नेक्स्ट पेज। ये देखें ये नेक्स्ट पेज पर चला गया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कॉलम्स को शिफ्ट करना तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मुझे पहले कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ये देखें ये मैंने कॉलम बनाया, ये 2 कॉलम्स मैंने बनाए हैं। अब ये देखें अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये इस साइड से इस साइड पे आ जाए, मुझे टेक्स्ट को शिफ्ट करना है, तो मैं कर्सर को यहाँ पर रखूँगी और उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी कॉलम। ये देखें ये टेक्स्ट यहाँ से इस साइड पर शिफ्ट हो गया है। इसके बाद अगर आप चाहें टेक्स्ट रैपिंग करना, जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि इस जगह से पैराग्राफ सेपरेट ना हो, जस्ट लाइन सेपरेट हो जाए, तो टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे कर्सर रखेंगे और उसके बाद यहाँ से करेंगे टेक्स्ट रैपिंग और ये देखें यहाँ पर पैराग्राफ सेपरेट नहीं हुआ, जस्ट लाइन सेपरेट हुई है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पेज के बारे में। अगर आप चाहें कि आप सेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट पेज। तो ये देखें सेक्शन ब्रेक हो गया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को इवन और ऑड पेजेस पे शिफ्ट करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये देखें मैं इवन पेज सिलेक्ट करती हूँ तो ये इवन पेज पे चला गया सारा डॉक्यूमेंट। ये देखें पेज नंबर 2 पे आ गया है। और अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करती हूँ और इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ऑड पेज सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखें ये पेज नंबर 3 पे चला गया है और अब ये पेज नंबर 3 पर है। अब मैं आपको लाइन नंबर्स के बारे में बताऊंगी। ये मैंने लाइन नंबर्स पे सिलेक्ट किया, अभी यहाँ पे नन सिलेक्ट है। मैं यहाँ पे कंटिन्यूस सिलेक्ट करूंगी तो ये देखें इसने कंटिन्यूस नंबरिंग दे दी है। अब मैं यहाँ से रीस्टार्ट ईच पेज के हर पेज पे जो है वो अलग से नंबरिंग आ जाए तो ये देखें मैंने सिलेक्ट किया और ये देखें यहाँ पे नंबरिंग आ गई और ये देखें यहाँ पर भी इसने ये नंबरिंग दे दी है।
अब ये देखें रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इसका मतलब ये कि इस सेक्शन से रीस्टार्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से पहले सेक्शन ब्रेक कर देती हूँ। ये मैंने सेक्शन ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग देती हूँ, लाइन नंबर्स रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो ये हर सेक्शन से नंबरिंग जो है वो डिफरेंट देगा। ये देखें यहाँ पे भी नंबरिंग इसने डिफरेंट दी है और यहाँ पर भी नंबरिंग इसने डिफरेंट दे दी है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ हाइफिनेशन के बारे में। हाइफिनेशन में ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं होता, उसके लिए एक डैश आ जाती है, तो इसे ऑटोमेटिक ही रहने दें, बेहतर है, ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा। ये देखें जिस तरह यहाँ पर ये वर्ड है ये उस जगह पर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो डी के आगे डैश आ गया और उसके आगे फिर ये वर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अगर आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट राइट मूव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, मैं आपको करके बताती हूँ। अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैंने लेफ्ट पे प्रेस किया। ये देखें अक्सर बुक्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई पिक्चर लगी होती है और आगे से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा होता है। ये देखें मैंने राइट पर सिलेक्ट किया, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब मैंने इसे दोबारा पहले जैसे कर दिया है। अब अगर आप पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। ये देखें पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग आ रही है, और अगर पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग देना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देखें पैराग्राफ के बाद जो है वो स्पेसिंग आ रही है। अब मैंने इसे वापस पहले जैसा कर दिया है। अब मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी, और इन ऑप्शंस को बताने के लिए मुझे यहाँ पर शेप ड्रा करनी होगी, तो मैं यहाँ पर शेप ड्रा कर लेती हूँ। इंसर्ट शेप्स, ये वाली शेप में ले लेती हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे शेप ड्रा कर दी है। और ये देखें अब अगर आप चाहते हैं कि इस शेप को मूव करना तो आप वो भी कर सकते हैं। पोजीशन पे मैंने क्लिक किया और ये देखें यहाँ देखें अब ये मुझे बता रहा है कि आप अपने इस टेक्स्ट को कहाँ पे रखना चाहते हैं और शेप को कहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं। ये देखें ये डिफरेंट जगह पे मूव कर रहा है। मैं इसे कहीं भी रख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसे यहाँ भी रख सकती हूँ। ये देखिए मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। अब मैं आपको रेप टेक्स्ट के बारे में बताऊंगी, और रेप टेक्स्ट के लिए भी मुझे शेप की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से मैं शेप ले लेती हूँ। ये देखें ये शेप मैंने ले ली है। अच्छा बाज़ औक़ात ये होता है ना कि ये जो शेप है ना ये मूव नहीं करती है, तो उसके लिए फिर रेप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये देखें रेप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये देखें अब ये मूव करेगा। ये देखें अब ये मूव कहीं भी कर सकता है। अब मैं आपको ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे एक और शेप सिलेक्ट करनी होगी। मैं सर्कल सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसे ऐसे ड्रा कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सर्कल को ड्रा कर लिया है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि ये वाला जो है ये बैकवर्ड पे चला जाए, तो मैं यहाँ से करूँगी सेंड बैकवर्ड, तो ये देखें ये बैकवर्ड पे चला गया है। और अब मैं चाहूँ कि ये वापस फॉरवर्ड आ जाए, तो मैं यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड पे सिलेक्ट करूँगी, तो ये देखें ये वापस फॉरवर्ड पे आ गया है। अब मैं आपको बताती हूँ अलाइन, ग्रुप और रोटेट के बारे में, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसके लिए आपको अलाइन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये कहीं भी अब इसको मूव कर देगा। जैसे मैं इसको टॉप पे कर देती हूँ, ये देखें ये टॉप पे आ गया है। अगर मैं इसे बॉटम में कर देती हूँ तो ये बॉटम में चला जाएगा। ये देखें ये बॉटम में चला गया है, ठीक है। और अगर मैं इसे वापस टॉप पे लाना चाहूँ तो मैं इसे वापस टॉप पे ले आती हूँ, अलाइन टॉप, ठीक है। आपने देखा कि इसने टॉप बॉटम पे मूव किया है, ठीक है। अगर आप ये चाहें कि ये रोटेट हो जाए
तो ये कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये देखें रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये करूँ तो देखें ये ऐसे हो गया है। अब मैं आपको ग्रुप के बारे में बताती हूँ, लेकिन ग्रुप के लिए आपको कंट्रोल को प्रेस करके माउस को क्लिक करना होगा दोनों पर। तो ये देखें ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसका ग्रुप बना दूंगी। ये देखें अब ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, अब ये अलग अलग मूव नहीं करेंगे। और अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों अलग अलग मूव करें, इसके लिए मैं इसे अनग्रुप कर दूंगी। अब ये दोनों जो हैं ये अलग अलग मूव करेंगे। अब मैं आपको सिलेक्शन पेन के बारे में बताती हूँ। सिलेक्शन पेन में जस्ट वो ये बताता है कि आपने कौन कौन सी शेप सिलेक्ट की हुई, जैसे ओवल और रेक्टेंगल शेप जो है वो भी हमने सिलेक्ट की हुई है। पहले मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ टेक्स्ट लाना होगा और उसे हेडिंग्स देनी होंगी। अब ये देखें ये टेक्स्ट मैंने लाया है और पहले मैंने होम टैब से जाके हेडिंग्स दूंगी। ये देखें ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको हेडिंग दे दी हेडिंग 1। इसे भी मैंने हेडिंग दे दी हेडिंग 1, इसे भी मैंने हेडिंग दे दी हेडिंग 1 और इसे भी मैंने हेडिंग दे दी है हेडिंग 1। अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहती हूँ, तो मैं एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ और ब्लैंक पेज पे आके मैं रेफरेंसेस पे क्लिक करूंगी और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे देखें 3 फॉर्मेट्स दिए हैं, इनमें से आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पहला वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखें ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बने हुए आ गए हैं। जब आप इस जगह पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल और क्लिक करेंगे, तो ये आपको उसी जगह डॉक्यूमेंट में ले जाएगा। जैसे मैंने व्हाट इज कंप्यूटर पे कंट्रोल क्लिक किया था तो ये मुझे व्हाट इज कंप्यूटर पे लेके आ गया है। इसके बाद अगर आप कुछ ऐड कर देते हैं कि आप कोई नया वर्ड जो है वो ऐड कर देते हैं, जैसे मैं ऐड करके बता देती हूँ। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर डेटाबेसेस एक नई हेडिंग दे दी है, ठीक है। तो अब हमें टेबल को अपडेट करने की जरूरत है, ठीक है। अब हम नई हेडिंग किस तरह से इस टेबल में ऐड करेंगे, हम जस्ट सिंपली जाके यहाँ इसको हेडिंग दे देंगे। हेडिंग देने के बाद यहाँ से अपडेट टेबल कर देंगे। अपडेट टेबल ये कह रहा है कि आप इसे पेज नंबर्स को अपडेट करना है या इंटायर टेबल को अपडेट करना है, तो हम करेंगे इंटायर टेबल। ओके करेंगे। ये देखें डेटाबेसेस यहाँ पर आ गया है। अगर आप अपनी मर्जी का बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ से अगर आप ये ऑप्शन खत्म करते हैं शो पेज नंबर्स वाला, तो ये देखें यहाँ पे पेज नंबर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये देखें पेज नंबर्स खत्म हो गए हैं। और अगर आप वापस पेज नंबर्स को लाना चाहें तो कस्टम टेबल्स में जाएंगे और यहाँ पे टिक करेंगे। ये देखें ये अब वापस आ जाएंगे। ये देखें ये पेज नंबर्स अब वापस आ गए हैं। फिर कस्टम ऑफ टेबल्स में जाते हैं। यहाँ पे देखें 3 लेवल्स दिए हुए, शो लेवल्स 3, यानी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ये सब हेडिंग्स के लिए होता है और इसके लिए लेवल्स दिए जाते हैं। मैं आपको सब हेडिंग भी दे के बताती हूँ। पहले नीचे से कोई सब हेडिंग देनी पड़ेगी। जैसे मैं सब हेडिंग दे देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या कोई और सब हेडिंग में दे देती हूँ डेटाबेस को मैं सब हेडिंग दे देती हूँ। अब ये जो डेटाबेस है इसको मुझे यहाँ होम टैब से हेडिंग 2 करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने हेडिंग 2 कर दी है। अब मैं वापस जाती हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स में और इसको जाके अपडेट कर देती हूँ। अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो डेटाबेस है इसके नीचे डेटाबेस जो है ये सब हेडिंग में आ गया है। ये था टेबल ऑफ कंटेंट्स का अपडेट टेबल। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इंसर्ट फुट नोट के बारे में कि इंसर्ट फुट नोट के ऑप्शन को कैसे यूज किया जाए। इंसर्ट फुट नोट्स के लिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ से करूंगी इंसर्ट फुट नोट। तो आप देख सकते हैं कि पेज के एंड पे इस तरह से लिखा आ गया है। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ चेक दिस।
मैंने यहाँ लिख दिया चेक दिस, यानी कि मैं बाद में इसे चेक करूंगी। अभी अगर मैं इसमें कोई चेंजिंग करना चाहती हूँ और मैं इसे अभी नहीं कर रही, मैं इस चेंजिंग को बाद में करूंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया चेक दिस। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ लिखा हुआ आएगा चेक दिस, यानी कि मैंने इसे बाद में चेक करना है। इसी तरह अगर आप एंड नोट को इंसर्ट करना चाहें तो पहले यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ इंसर्ट एंड नोट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ एंड पे आई लिखा हुआ है। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ चेक दिस, और जब मैं इस आई पे लेकर आऊंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक दिस शो हो रहा है। फुट नोट में 1 शो होगा और एंड नोट पे आई शो होगा। और अगर मैं एक और फुट नोट देना चाहूँ तो मैं यहाँ से दे सकती हूँ इंसर्ट फुट नोट, तो ये देख सकते हैं ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ चेक दिस, और फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ और आप ये देख लें कि यहाँ पर आ गया है चेक दिस, ठीक है। उसके बाद फिर अगर नेक्स्ट फुट नोट है, अगर मैं यहाँ पर इस फुट नोट पे क्लिक करती हूँ 1 वाले पे और यहाँ से नेक्स्ट फुट नोट है, तो ये मुझे नेक्स्ट फुट नोट पे लेके आ जाएगा। जैसे ये नेक्स्ट फुट नोट है, उसने मुझे यहाँ नेक्स्ट फुट नोट। अब मैं आपको इंसर्ट साइटेशन के बारे में बताऊंगी। इंसर्ट साइटेशन के लिए पहले इस जगह पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नाम लिखना होगा, जैसे मैं नाम लिख देती हूँ इंजा, और यहाँ पर वेब पेज का नाम, वेबसाइट का नाम, ईयर लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ईयर 2023, और मंथ, डे लिखना होगा। यूआरएल में इसमें कोई भी दे देती हूँ, www. मैं कुछ भी दे देती हूँ demo.com, और यहाँ से मैं ओके कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये ये लिखा हुआ आ गया इंजा 2023, ये साइटेशन यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। अब मैं देखें यहाँ पर मैंने आपको साइटेशन के बारे में बताया और साइटेशन यहाँ पर आ गई है। इसके बाद स्टाइल आपने जो है ये एपीए ही रखना है, ठीक है। और बिलियोग्राफी जो है वो पेज के एंड पे दी जाती है। इसके लिए मैं एक ब्लैंक पेज लेके आती हूँ, इंसर्ट ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पे अब मैं आपको बिलियोग्राफी दे के बताऊंगी। रेफरेंसेस, ये देखें बिलियोग्राफी, और यहाँ से मैं इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखें यहाँ पर बिलियोग्राफी बनी हुई आ गई है। ये देखें ये मैंने अभी किया था ये, और ये बिलियोग्राफी में शो हो गया है। अब मैं आपको इंसर्ट कैप्शन के बारे में बताऊंगी, और इंसर्ट कैप्शन को बताने के लिए पहले मुझे यहाँ पर फिगर्स लानी पड़ेंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फिगर्स लाई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फिगर को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें ये फिगर है, तो यहाँ फिगर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पर फिगर 1 लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह मैं नेक्स्ट फिगर को भी फिगर का नाम दे देती हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ आएगा फिगर। इंसर्ट कैप्शन में जाऊंगी, ये देखें फिगर 2 ओके। और इसे मैं मिडल में ले आती हूँ, और यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन, ये देखें फिगर 3 लिखा हुआ आ गया है ओके। ये 3 फिगर्स हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इंसर्ट कैप्शन करके 3 फिगर्स को हमने ड्रा कर दिया है। अब यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करेंगे। मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स ओके। ये देखें यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स बन के आ गया है। और फिर क्रॉस रेफरेंस के बारे में यहाँ देखें, इंसर्ट में मैंने आपको क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताया हुआ है, आप वो वाली वीडियो देख लें। यहाँ पे मैं क्रॉस रेफरेंस के बारे में नहीं। अब मैं आपको मार्क एंट्री के बारे में बताती हूँ। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट वर्ड है आप उसको मार्क कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस पे मैं मार्क कर देती हूँ मार्क एंट्री। ये देखें मैंने इसे मार्क कर दी है।
और अब मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं सिंबल आ गया। इस सिंबल को खत्म भी किया जा सकता है। होम में जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सिंबल खत्म हो जाएगा। अब वापस रेफरेंसेस पे आ जाते हैं और अब मैं इस इंडेक्स को इंसर्ट करती हूँ। इंसर्ट इंडेक्स, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मार्क किया था और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर आ गया है। इसी तरह अगर आप कोई और नया वर्ड जो है वो मार्क करना चाहें, जैसे मैं मशीन वाला वर्ड इसे मार्क कर देती हूँ, मार्क एंट्री, और यहाँ मशीन है, इसे मैंने मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। अब मैं सिंबल को खत्म कर देती हूँ। यहाँ से मैंने सिंबल को खत्म कर दिया। रेफरेंसेस में आके मैं अब ब्लैंक पेज पे जाके यहाँ पर करूँगी, यहाँ किसी भी जगह क्लिक करके अपडेट इंडेक्स करूँगी तो ये देखें ये मशीन यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब मैं आपको मार्क साइटेशन के बारे में बताऊंगी। इसके लिए साइटेशन को मार्क करना होगा। यहाँ से देखें मैं साइटेशन को मार्क कर लेती हूँ। मैं साइटेशन को मार्क कर रही हूँ, मार्क साइटेशन। मैंने इसे मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं पहले की तरह सिंबल्स आए हैं। मैं इन सिंबल्स को ख़त्म कर देती हूँ ऐसे। यहाँ से मैंने सिंबल्स को ख़त्म कर दिया और अब मैं यहाँ पर आके करती हूँ रेफरेंसेस में जाती हूँ और यहाँ पर करती हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ और यहाँ से ओके करूँगी। तो ये देखें ये जो साइटेशन मैंने मार्क की थी अरफान 2023 ये यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। इसी तरह अगर आप नई साइटेशन मार्क करेंगे उसके बाद यहाँ पर आके क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल करेंगे तो जो नई साइटेशन है वो भी मार्क हो जाएगी। अब मैं आपको मेलिंग्स के बारे में बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक लेटर शो हो रहा है। अगर आपने कोई भी लेटर डिफरेंट लोगों को भेजना हो लेकिन वो लेटर सेम हो लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मेलिंग्स में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट रिसेप्शन करेंगे। यहाँ पर आएगा टाइप न्यू लिस्ट और आएगा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपने पहले से लिस्ट बनाई हुई है तो ठीक है, अगर नहीं बनाई हुई तो आपको नई लिस्ट बनानी पड़ेगी। मेरे पास एक पहले से एक्सेल की बनी हुई है तो मैं वो यूज कर लेती हूँ, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ये मेरे पास सेव है ईमेल के नाम से। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेती हूँ। ये देखें ये फाइल ओपन हो गई और मैं इसको ओके कर देती हूँ। उसमें एक ही शीट से इसने शीट 1 शो किया था, मैंने इसे ओके कर दिया। अब मैं यहाँ से करूँगी इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब मैं यहाँ पे डेट के सामने डेट शो करूँगी, ठीक है। डियर के सामने मैं नाम शो करूँगी, नेम आ गया। अब मैं डेट के सामने डेट को शो करूँगी, डेट आ गया। और यहाँ से जो ये वाली डेट है इसको मैं रिमूव कर दूंगी। इसी तरह मैं सिटी के सामने सिटी को शो कर दूंगी। सिटी के बजाय मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लेस। यहाँ पर मैंने प्लेस लिखा है, यहाँ प्लेस के सामने मैं प्लेस लिखूंगी और यहाँ से इस प्लेस को मैं रिमूव कर देती हूँ और मैं स्टार्ट टाइम की जगह जो है वो स्टार्ट टाइम लिख देती हूँ और यहाँ से इस स्टार्ट टाइम को मैं रिमूव कर देती हूँ और यहाँ एंड टाइम के सामने मैं एंड टाइम लिख देती हूँ, एंड टाइम, और यहाँ से मैं एंड टाइम को रिमूव कर देती हूँ। ये देखें। अब अगर आप इसको प्रीव्यू करके देखें तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। और आप फिनिश मार्च पे सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने फिनिश मार्च पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे आया है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल मैसेजेस। यहाँ से मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट कर देती हूँ। ऑल के लिए करना है, ऑल पे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि ये सब के लिए आ गया है। ये देखें पहला नसरीन के लिए था, दूसरा अरफान के लिए था। ये देखें ये तीसरा भी बन के आ गया है और ये देखें ये चौथा भी बन के आ गया है। इस तरह आप इन सब को ये लेटर भेज सकते हैं। इसके बाद सिलेक्ट रिसेप्शंस पे जाएंगे।
यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये देखें टाइप का न्यू लिस्ट। अगर आप खुद से न्यू लिस्ट बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। पहले यहाँ से आपको कस्टमाइज कॉलम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए और कौन से कॉलम को डिलीट करना है। तो यहाँ से मैं टाइटल को डिलीट कर देती हूँ, ये मैंने टाइटल को डिलीट कर दिया। फिर मैं यहाँ से एड्रेस लाइन 2 को डिलीट कर देती हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। और फिर मैं यहाँ जिप कोड को डिलीट कर देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं यहाँ से होम फ़ोन को डिलीट कर देती हूँ। और फिर मैं यहाँ से वर्क फ़ोन डिलीट कर देती हूँ। और मुझे इतनी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, और इसको मैं चाहूँ तो मूव अप एंड डाउन भी कर सकती हूँ। यहाँ से मैं ओके करूँगी तो मेरे पास उतने ही कॉलम्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करती हूँ अरफान, लास्ट टाइम एंटर करती हूँ रहमान, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पाकिस्तान, और यहाँ कंपनी नेम में कुछ भी लिख देती हूँ डेमो, और एड्रेस लाइन 1 में मैं MZD लिख देती हूँ। अब मैं यहाँ से न्यू एंट्री कर देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ अरसलान, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अरफान, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पाकिस्तान, और यहाँ पे कंपनी नेम की जगह मैं कोई भी डेमो लिख देती हूँ, और यहाँ एड्रेस लाइन में MZD लिख देती हूँ। और अब मैं इसको ओके कर देती हूँ। अब ये सेव करने का बोलेगा, मैं इसको टेस्ट 3 के नाम से सेव कर देती हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करती हूँ। ये मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं आपको इन्वेलप्स के बारे में बताऊंगी। ये मैंने इन्वेलप्स पे क्लिक किया। अब ये देखें यहाँ पर मेरी तरफ से जो एड्रेस है वो ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं कोई एड्रेस ऐड करती हूँ, 2 महरान ऑफिशियल, और यहाँ पे मैं एड्रेस कोई भी दे देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस दे देती हूँ XYZ, और यहाँ पर मोबाइल कोई भी मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं कर दूंगी ऐड टू डॉक्यूमेंट। अब ये देखें डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया है। ये मेरी तरफ से है, और ये जिसको सेंड करना है ये उसका एड्रेस लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर एनवेलप्स में जाती हूँ, और यहाँ से इसको ख़त्म करके ये देखें ये मेरी तरफ से एड्रेस लिखा हुआ है, मैं यहाँ से कर देती हूँ चेंज डॉक्यूमेंट। अब ये देखें ये मेरी तरफ से तो ये आ गया है, और यहाँ पर ये भी। अब मैं यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी, ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज को मैं सिलेक्ट करूँगी, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो है वो नेक्स्ट करूँगी। यहाँ से देखें यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ से मैं करूँगी यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा कि आपने कौन सी लिस्ट जो है वो यूज़ करनी है। यहाँ से मैं दे देती हूँ टेस्ट 3, इसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने देखें ये 2 नाम लिखे थे, ये ओके कर दिए। अब ये देखें सिलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट भी यहाँ पे की जा सकती है। देखें जैसे डॉक्यूमेंट्स में गई और मैंने टेस्ट 3 को सिलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ से ओपन कर दिया और ओके कर दिया। इसके बाद देखें यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे देखें नेक्स्ट कंप्लीट द, ये देखें ये बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड करेंगे, फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद फिर लास्ट नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्री को, यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर दिया, और इसके बाद फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कंपनी नेम को, और फिर सिलेक्ट कर लेते हैं एड्रेस लाइन 1 को, फिर सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से सिटी को, और फिर सिलेक्ट कर लेते हैं स्टेट को, यहाँ सिटी और स्टेट को ऐसे लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और ईमेल एड्रेस को ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद अगर आप प्रीव्यू रिजल्ट्स में देखना चाहें तो ये इस तरह से शो हो जाएगा।
जैसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी इस तरह से प्रीव्यू रिजल्ट में ये इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। और इसके बाद फिर यहाँ से कंप्लीट कर देंगे कंप्लीट द मर्ज। कंप्लीट द मर्ज के लिए अब ये कह रहा है कि एडिट इंडिविजुअल लेटर के आपने सब के लिए इसको करना है। यहाँ ऑल पे क्लिक किया हुआ है, ओके करेंगे तो जिस चीज के लिए हमने किया था उसके लिए ये अलग से एनवलप तैयार हो। इसके बाद मैं आपको लेबल्स के बारे में बता रही हूँ। ये लेबल्स पे सिलेक्ट किया, लेबल्स पे सिलेक्ट करने के बाद ये देखें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगी, ये लेबल जो है ये नए डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ एड्रेस ब्लॉक के बारे में। एड्रेस ब्लॉक के अंदर जो है वो एड्रेस लिखा हुआ आ जाता है। इस पे आप ओके करेंगे तो एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ एड्रेस ब्लॉक, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है, ओके करेंगे ये देखें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई आ गई है। ग्रीटिंग लाइन्स पे जाएंगे, वहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो डियर लिखा हुआ आ जाएगा। देखें ओके किया तो ये देखें डियर लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि जो नाम हमने रखे थे वो वाले नाम यहाँ पर आएंगे। अब मैं आपको रूल के बारे में बताती हूँ। यहाँ से मैंने रूल स्टार्ट किया है स्किप रिकॉर्ड इफ। जो नाम मुझे छोड़ना है मैं यहाँ पे उस नाम को लिखूंगी, मैंने इस नाम को छोड़ना है और यहाँ पे मैं ओके करूँगी। ये देखें अब यहाँ से मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड पे फर्स्ट नेम कर देती हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ लास्ट नेम और यहाँ से फिनिश एंड मर्ज कर देती हूँ। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स करती हूँ, ऑल के लिए ओके करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिनिश एंड मर्ज पे सिलेक्ट करती हूँ। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑल ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इरफान रहमान का नाम नहीं आया है, अरसलान इरफान का नाम आया है। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्रीवियस पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से नेक्स्ट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई एरर वगैरह चेक करनी हो तो वो भी यहाँ से चेक की जा सकती है। और यहाँ से फिनिश एंड मर्ज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में बताऊंगी। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंप्यूटर और ये देखें ये स्पेलिंग मैंने बिल्कुल ठीक लिखी है, लेकिन अब अगर मैं इसके साथ एक आर और डाल देती हूँ तो अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ये देखें यहाँ पर मेरे पास एक रेड लाइन लगी हुई आ गई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें यहाँ पे इसने करेक्ट स्पेलिंग बता दी है कि करेक्ट स्पेलिंग कंप्यूटर है। इसी तरह अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ और यहाँ से क्रॉस करती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर मैं ये लिखती हूँ और उसके बाद मैं ग्रामर को चेक करती हूँ तो मैं ग्रामर को भी चेक कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करूँगी, यस करूँगी। ये देखें यहाँ पे इसने कह दिया कि ये ठीक है, ओके करूँगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है ये वाला ऑप्शन। इसमें ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंप्यूटर, अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं ये मुझे दे देगा। अब देखें मैंने यहाँ कंप्यूटर लिखा और यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब ये मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोसेसर, CPU, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, PC, लैपटॉप, नोटबुक, जितने भी ऑप्शंस हैं ये मुझे दे देगा। इस ऑप्शन का यही काम है कि ये से जो वर्ड लिखा जाए इससे रिलेटेड वर्ड्स देना शुरू कर देता है। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड काउंट का। इसके लिए मुझे यहाँ पे पैराग्राफ लाना होगा। यहाँ मैं पैराग्राफ लेके आती हूँ, इक्वल टू रेंड नंबर ऑफ पैराग्राफ मैं 3 लेकर आ जाती हूँ। अब ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से वर्ड काउंट किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पेजेस 1 हैं, वर्ड्स 135 हैं, कैरेक्टर्स विद नो स्पेस 649, कैरेक्टर्स विद स्पेस 781, पैराग्राफ्स जो हैं वो 3 हैं और लाइन्स जो हैं वो 12 हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, वर्ड्स काउंट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये कितने वर्ड्स हैं। इसके बाद फिर अगर आप इसको ट्रांसलेट वाले ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये सिलेक्ट है, ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ से ट्रांसलेशन का ऑप्शन आएगा
कि आपने किस लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट करना है। आपने वो लैंग्वेज डालनी होगी कि आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। अगर मैंने इंग्लिश सिलेक्ट करना है तो ये मुझे इंग्लिश से उर्दू की तरफ ट्रांसलेट करके बता देगा। ये देखें, ये इंग्लिश में आ गया और अब ये उर्दू में आ गया। ये से मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करके बता दिया है। इसके बाद यहाँ से अगर आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहें उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ इंग्लिश की लैंग्वेज को यूज़ करना है तो मैंने इंग्लिश की लैंग्वेज को ही सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद अगर आप कोई न्यू कमेंट देना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे लिख लेती हूँ चेक दिस, या मैं यहाँ पर किसी एक जगह पे या फिर सारे को ही दे देती हूँ चेक दिस। ये देखें, ये मैंने कमेंट कर दिया है। अब देखें कमेंट वाला सेक्शन मैंने आपको यहाँ इंसर्ट के अंदर भी बताया हुआ है। ये देखें कमेंट, तो यहाँ पे मैं आपको कमेंट के बारे में नहीं बताऊंगी, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको डिलीट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि इंसर्ट के अंदर डिलीट वाला ऑप्शन नहीं था, यहाँ सिर्फ कमेंट वाला था। और अब मैं आपको डिलीट के बारे में बताऊंगी कि अगर आपने इसको डिलीट करना है तो अब यहाँ से क्लिक करेंगे इसके ऊपर और कमेंट के ऊपर, और उसके बाद यहाँ से करेंगे डिलीट, और ये यहाँ से देखें डिलीट हो गया। इसी तरह अगर आप 2, 3, 4 कमेंट्स करेंगे तो यहाँ से आप प्रीवियस भी जा सकते हैं और नेक्स्ट भी जा सकते हैं, और जब 2, 3, 4 कमेंट्स आ जाएंगे तो यहाँ शो कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, तो सारे कमेंट्स यहाँ शो हो जाएंगे। ये मैंने आपको इंसर्ट सेक्शन में बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एडिशनल डिलीट वाली चीज़ के बारे में बताया है। इसके बाद मैं आपको ट्रैक चेंजेस के देखिए, मैं ट्रैक चेंजेस पे सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस करूंगी, यहाँ से सिंपल मार्कअप पे क्लिक करूंगी, और इसके बाद से अब मैं जो कुछ लिखूंगी वो रेड में शो हो जाएगा। जैसे मैं कुछ भी लिख देती हूँ, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू। देखें, अब यहाँ पे ये रेड लाइन सी शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये एडिशनल टेक्स्ट है जो यहाँ पर ऐड हुआ है। इसी तरह आप ऑल मार्कअप भी करेंगे तो यहाँ पे इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एडिशनल ऐड हुआ है। और अगर नो मार्कअप करेंगे तो कोई मार्कअप नहीं होगा। अगर ओरिजिनल करेंगे तो पहले जैसे हो जाएगा, और अगर सिंपल मार्कअप करेंगे तो यहाँ पे ये रेड कलर का निशान शो हो जाएगा, और अगर ऑल मार्कअप करेंगे तो ये पूरा ही रेड में शो हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर तो इसको एक्सेप्ट करना होगा तो यहाँ से एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करेंगे, ठीक है। ये अगर रिजेक्ट करना होगा तो मैं रिजेक्ट करके भी बताती हूँ, उसमें रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इस ऑप्शन। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन कंपेयर के बारे में बताऊंगी। मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ कंपेयर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डालना होगा। मैं यहाँ पे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाल देती हूँ, कोई कंपेयर 1 ओपन कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मुझे रिवाइज डॉक्यूमेंट डालना होगा जो एडिशन वाला है। ये मेरे पास पहले से मौजूद था तो मैं इसको डाल देती हूँ कंपेयर 2, और मैं यहाँ इसको ओपन कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके कर देती हूँ। अब ये मेरे पास एक फाइल ओपन करेगा। ये देखें, इसमें जो हाईलाइटेड है इसका मतलब ये है कि इसमें टेक्स्ट एडिशन हुआ है, और ये इसने दे दिया है। दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर किया और ये हाईलाइट करके बताया है कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये एडिशनल टेक्स्ट है। इसके बाद मैं आपको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के बारे में बता अब मैं आपको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के बारे में बता रही हूँ। ये देखें, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पर फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस पे टिक करेंगे, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस पे टिक करेंगे। अब ना कोई मेरे अलावा इसमें फॉर्मेटिंग कर सकता है और ना कोई एडिटिंग कर सकता है। अब यहाँ पर जाके रिस्ट्रिक्ट परमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पर आप पासवर्ड क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ना कोई इसमें फॉर्मेटिंग कर सकेगा ना कोई एडिटिंग कर सकेगा। उसके बाद फिर आपने उस पासवर्ड को ख़त्म करेंगे तो उसके बाद फिर आप उसमें फॉर्मेटिंग या एडिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, प्रिंट लेआउट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है। ये शीट इस तरह से शो हो रही है, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये शीट ऐसे शो हो रही है। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ रीड मोड को। रीड मोड में ये देखें, ये व्यू ऐसा हो जाएगा, इसे रीड किया जा सकता है। ये देखें, ये व्यू इस तरह से है और इसे रीड किया जा सकता है। अब मैं यहाँ से ESC को प्रेस करूंगी तो ये वापस बैक पे चला जाएगा, और प्रिंट लेआउट में ये ऐसे शो हो जाएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि वेब की तरह से अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करें तो आप वेब लेआउट को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये वेब की तरह से यहाँ पर शो होना शुरू हो गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट का वो जो भी व्यू रखना चाहें वो व्यू रख सकते हैं। जिस भी व्यू से आप अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहें आप उस व्यू से अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह हो जाएगा, इस तरह शॉर्टकट फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से व्यू करना चाहते हैं ड्रॉप से तो ये डॉक्यूमेंट इस तरह से शो हो जाएगा। इस तरह से डॉक्यूमेंट को व्यू करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप जिस तरीके से चाहें अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करना आप उस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं। मैं प्रिंट लेआउट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आप यहाँ देखें एक ऑप्शन है रूलर। तो मैं अब आपको रूलर के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर ये होता है कि जब आप रूलर को सिलेक्ट करते हैं इस जगह पे तो ये देखें यहाँ पे एक रूलर बना हुआ आ गया है, ये रूलर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस जगह पे अगर सिलेक्ट करती हूँ देखें इस जगह पे ये निशान सा बना हुआ आ गया है। अब जब मैं यहाँ पे टेप का बटन दबाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट इसी जगह पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंप्यूटर, ये देखें इसने डायरेक्ट उसी जगह से लिखा जहां से मैंने रूलर को रखा हुआ था। इस जगह पे मैंने रूलर को रखा हुआ था और इसी जगह से इसने कंप्यूटर को लिख दिया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट करती हूँ, मैं आपको एक नई शीट लेकर बताती हूँ ग्रिड लाइंस के बारे में। ये देखें मैं व्यू में गई, मैंने यहाँ से ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट किया। ये देखें यहाँ पे ग्रिड लाइन बनी हुई आ गई है। यहाँ पर कोई भी ग्राफ जो है वो ड्रा किया जा सकता है। इसी तरह अगर नेविगेशन पेन के अंदर चले जाएं तो नेविगेशन पेन में ये होगा कि यहाँ पर मैं नेविगेशन पेन को सिलेक्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर ये होता है कि अगर आप कोई पेज डायरेक्ट ढूंढना चाहें या डायरेक्ट उस पर जाना चाहें तो आप उस पेज पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और अगर कोई आपने हेडिंग्स दी होंगी तो यहाँ पे हेडिंग्स दी हुई आ जाएंगी और आप डायरेक्ट उस हेडिंग पे जा सकते हैं और यहाँ पर पेज है डायरेक्ट उस पेज पे आप जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जूम करने के बारे में। अगर आप जूम करना चाहें तो जैसे मैं 200% पे जूम कर देती हूँ, मैं यहाँ से ओके करती हूँ तो ये देखें डॉक्यूमेंट ऐसे व्यू हो गया है। तो ये 200% पे मैंने जूम किया है। लेकिन अगर मैं दोबारा 100% पे जूम कर देती हूँ तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह से शो हो जाएगा। अब आगे देखें अगला ऑप्शन 1 पेज है। मैं 1 पेज पे सिलेक्ट करती हूँ तो डॉक्यूमेंट जो है ये 1 पेज पे शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मल्टीपल पेजेस पे शो करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं मल्टीपल पेजेस पे सिलेक्ट करूंगी तो ये डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस पे शो हो जाएगा। और अगर मैं पेज विड्थ को सिलेक्ट करूंगी तो ये विड्थ में आ जाएगा। ये देखें जैसे मैंने सिलेक्ट किया और ये देखें ये विड्थ में आ गया है। इसके बाद मैं आपको अगले ऑप्शन के बारे में बताती हूँ जो कि है न्यू विंडो। न्यू विंडो पे मैं सिलेक्ट करूंगी तो एक और कॉपी इस डॉक्यूमेंट की बनी हुई आ जाएगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी बनी हुई आ गई है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अरेंज ऑल के बारे में। और अरेंज ऑल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप ये देख सकते हैं कि जो पिछला डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हुआ था वो यहाँ पर शो हो गया है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा वो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। मेरे पिछली शीट जो थी वो ब्लैंक थी तो इस वजह से यहाँ पे ब्लैंक शीट ओपन हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ स्प्लिट के बारे में। और स्प्लिट में ये होता है कि देखें यहाँ पर मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया। अब ये देखें ये यहाँ से मैं मूव करूंगी तो ये वाला मूव हो जाएगा और यहाँ से मैं मूव करूंगी तो ये हो जाएगा। ये देखें ये स्प्लिट जो है वो इस जगह से लग गया है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये रिमूव हो गया है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ व्यू साइड बाय साइड के बारे में। अब जब मैं इस पर सिलेक्ट करूँगी ये देखें ये साइड बाय साइड व्यू जो है ये ओपन हो गया है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये दोनों डॉक्यूमेंट एक
एक टाइम में मूव करेंगे। देखिए मैं ऊपर वाला डॉक्यूमेंट मूव कर रही हूँ तो नीचे वाला डॉक्यूमेंट भी मूव हो रहा है और ये दोनों एट ए टाइम मूव हो रहे हैं। लेकिन अगर इसे बंद कर दूंगी तो अब आप देख सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट ऊपर वाला मूव तो हो रहा है लेकिन जो नीचे वाला डॉक्यूमेंट है वो मूव नहीं हुआ। या मैं इस पर क्लिक करती हूँ, मैं इस डॉक्यूमेंट को मूव करती हूँ तो ये देखेंगे डॉक्यूमेंट मूव हो रहा है लेकिन ऊपर वाला डॉक्यूमेंट मूव नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों, इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, ये देखें ये एक्टिवेट हो गया यहाँ से। आप देखें अब मैं अगर इसको मूव करूंगी तो ये दोनों एट अ टाइम मूव हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट को एट अ टाइम मूव करता है। इसके बाद मैं आपको स्विच विंडोज के बारे में बताती हूँ। स्विच विंडोज में ये होता है कि अगर आपने कोई और विंडो भी ओपन करके रखी हुई है, कोई और शीट ओपन रखी हुई है, जैसे मैं ये वाली शीट ओपन रखती हूँ और मैं यहाँ से करती हूँ स्विच विंडोज और ये यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी तो ये मुझे दूसरी विंडो की तरफ लेके जाएगा। अब मैं आपको मैक्रोज के बारे में बताऊंगी। मैक्रोज एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंपनी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो मैक्रोज को ज़रूर यूज़ करें। इसमें ये होता है कि एक काम जो एक बार कर दिया जाता है उसे बार बार नहीं करना पड़ता, बार बार काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट एक बार काम करके रिकॉर्ड रख लिया जाता है। कंपनीज भी ये करती हैं कि एक बार काम जब कर देती हैं तो बस फिर उस काम को रिकॉर्ड कर लेती हैं। इस तरह मैं आपको करके बताऊंगी। जैसे जब भी मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शीट को ओपन करती हूँ तो मुझे डिफरेंट सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। मुझे सबसे पहले देखें होम में जाना पड़ता है, यहाँ से टाइम न्यू रोमन्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से मुझे साइज 12 रखना पड़ता है। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर डिज़ाइन में जाना पड़ता है, यहाँ से बॉर्डर को सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से कोई भी बॉर्डर मुझे लेनी पड़ती है, ये वाली बॉर्डर लेनी पड़ती है, यहाँ से मुझे साइज रखना पड़ता है, उसके बाद मुझे ओके करना पड़ता है। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर पेज लेआउट में जाके मार्जिन्स पे जाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ से नेरो पे क्लिक करना पड़ता है। तो ये सारी सेटिंग्स मुझे करनी पड़ती हैं। लेकिन अब अगर मैं व्यू पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं मैक्रोज पे क्लिक करूंगी, मैं एक नई शीट ओपन कर लेती हूँ और उस पर मैं आपको करके बताती हूँ कि मैक्रोज को कैसे यूज़ करना है। मैं व्यू पर जाती हूँ, यहाँ से मैं मैक्रोज पे क्लिक करती हूँ और मैक्रोज पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। इसने कहा कि यहाँ पर आप इस मैक्रो को कोई नाम दे दें, तो मैं इसे मैक्रो 5 का नाम दे देती हूँ और ये यहाँ से मैं ओके कर देती हूँ। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब जो कुछ मैं करूँगी वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब यहाँ से मैं टाइम न्यू रोमन्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने टाइम न्यू रोमन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से अगर मैं कोई भी साइज़ देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ और मैं 12 वाला साइज़ जो है वो दे देती हूँ। इसके अलावा फिर मैं डिज़ाइन में जाती हूँ और यहाँ से मुझे बॉर्डर लगाना है और यहाँ पे मैं कोई बॉर्डर सर्च कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे ये वाला बॉर्डर लगा लेती हूँ और यहाँ से मैं इसको इतना रख देती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो देखें बॉर्डर लगा हुआ आ गया है। यहाँ से मैं पेज लेआउट पे क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ से मैं मार्जिन पे जाती हूँ और नैरो पे क्लिक कर लेती हूँ और ये सारा काम मैंने कर दिया है जो मुझे बार बार करना पड़ता था। अब मैं मैक्रोज पे जाऊँगी, यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगी। ये मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं ओपन करूँगी अपनी शीट को तो यहाँ पर जस्ट मुझे व्यू पे जाना होगा, मैक्रोज पर क्लिक करना होगा और यहाँ से मैं व्यू मैक्रो करूँगी और यहाँ से मुझे अपनी शीट सिलेक्ट करनी होगी जिस शीट को मैंने सेव किया हुआ है। मैक्रो 5 को मैंने सेव किया था। मैक्रो 5 को ओपन करके मैं रन करूँगी तो आप देख सकते हैं कि वो सारा काम मुझे बार बार नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ एक बार किया था, उसको रिकॉर्ड किया था और वो यहाँ पर शो हो गया है। इस पे आप ये देखें, ये ऑप्शन है न्यू और ये भी ओपन भी न्यू ही है। अब मैं इस न्यू पे क्लिक करूंगी तो ये देखें ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ रहा है। मैं इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे वर्ड की फाइल में ले जाएगा और यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद फिर आप देखें न्यू में ये डिफरेंट सीवी के टेम्पलेट्स हैं। आपको सीवी बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं। यहाँ से अगर आप कोई भी टेम्पलेट अपनी मर्जी का सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो MS वर्ड में वो टेम्पलेट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे अगर कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये टेम्पलेट है, ये सीवी का टेम्पलेट है और ये ओपन हो गया है। तो ये सीवी का टेम्पलेट जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको जस्ट इसके अंदर एडिटिंग करनी होगी और अपने अकॉर्डिंग डेटा को रखना होगा और बाकी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ये देखिए ये सब सीवी के टेम्पलेट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। इनमें जस्ट आपको जो है ना वो एडिटिंग करने की ज़रूरत है।
इसके अलावा अगर आप बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट चाहते हैं तो आप बिजनेस पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हॉलीडे से रिलेटेड देखना चाहते हैं टेम्पलेट्स तो आप हॉलीडेज पे क्लिक करेंगे। अगर फ्लायर से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो फ्लायर पे क्लिक करेंगे। कार्ड से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो कार्ड्स पर, पर्सनल, एजुकेशन, लेटर्स, अगर आप इनसे रिलेटेड टेम्पलेट्स पर देखना चाहते हैं और इनसे रिलेटेड टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ओपन के बारे में। ये देखें, मैं ओपन पे क्लिक करूंगी तो ये देखें, ये बताएगा कि अभी रिसेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर ओपन किए हुए हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट को सेव करने के बारे में और सेव एज के बारे में, इन दोनों के दरमियान में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। सेव में ये होता है कि जब फाइल को फर्स्ट टाइम सेव किया जाता है तो उसे सेव कर देते हैं, और जब जो फाइल सेव हुई हुई होती है अगर आप उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे, अगर आप उसमें कोई एडिशन लेकर आएंगे तो उसे सेव एज में रखा जाता है। आप देखें, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू रेंट करती हूँ और कोई टेक्स्ट लेकर आती हूँ। रेंट नंबर ऑफ पैराग्राफ्स में यहाँ पे 5 या 3 कर देती हूँ। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पैराग्राफ्स लेकर आती हूँ। मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स लाए। अब मैं इस फाइल को सेव कर देती हूँ, फाइल, और यहाँ से मैं करूँगी सेव, और यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेती हूँ। माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं इसे सेव कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसे सेव करती हूँ डॉक्यूमेंट 1 के नाम से मैं इसे सेव, डॉक्यूमेंट के नाम से मैं इसे सेव कर देती हूँ। मैंने देखें इसे डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर दिया। मैं इसे डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, अब मैं इस फाइल पे कुछ एडिशन कर देती हूँ और मैं यहाँ पर और मजीद पैराग्राफ्स लेके आ जाती हूँ। इक्वल टू रेंट नंबर ऑफ पैराग्राफ्स में 3 पैराग्राफ्स और ले आती हूँ और ये मैंने एडिशन कर दी है। अब देखें, अब एडिशन करने के बाद मैं जब इसे सेव करूँगी तो मैं इसे सेव एज में जाके सेव करूँगी। यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं इसे सेव कर देती हूँ। डॉक्यूमेंट 3 के नाम से मैं इसे सेव कर लेती हूँ और ये मैंने सेव कर दी है। ठीक है, अब मैं इन फाइल्स को जब ओपन करूँगी तो मैं ओपन के अंदर जाऊँगी। देखें, यहाँ पे चाहे तो आप वन ड्राइव से भी ओपन कर सकते हैं, वन ड्राइव की फैसिलिटी को भी गेट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर से भी आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, और अगर चाहें तो यहाँ पर रीसेंट डॉक्यूमेंट से यहाँ से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ रीसेंट डॉक्यूमेंट से भी ओपन कर सकती हूँ। मैं यहाँ अपने कंप्यूटर से भी उठा सकती हूँ। मैं सिंपली कंप्यूटर पे क्लिक करूँगी, माई डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं लिखूँगी कंप्यूटर। यहाँ पर मैं अपने लिखूँगी डॉक्यूमेंट 2 मैंने था सेव किया, तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट 2 को सिलेक्ट करके ओपन करूंगी तो ये देखें, अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट 2 जो है वो ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट 2 मेरे पास ओपन होगा। ये देखें, ये डॉक्यूमेंट 2 मेरे पास ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ फाइल में जाती हूँ और यहाँ से मैं ओपन पे जाती हूँ और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट 3 पे डायरेक्ट क्लिक कर देती हूँ तो अब मेरे पास डॉक्यूमेंट 3 जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये डॉक्यूमेंट 3 है जो मेरे पास ओपन हो गया हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये नहीं करेंगे कि डायरेक्ट ये जो पेज है इसको प्रिंट कर देंगे, बल्कि इससे पहले आपको इसकी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। और इसकी सेटिंग्स करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पर जाके जो है वो एडजस्टमेंट्स करेंगे। यहाँ पर आपको जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए होंगी, यानी कि पेज है और इसकी जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ आपको यहाँ चाहिए होंगी, जैसे अगर आपको जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए होंगी आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपको इतनी कॉपीज़ चाहिए। यहाँ से 5 पे सिलेक्ट करेंगे अगर आपको 5 नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए, और यहाँ से कॉपीज़ को सिलेक्ट किया जाता है। और इसके बाद फिर यहाँ पर देखें, जो प्रिंटर होता है उसका नाम लिखा हुआ आता है कि आप कौन सा प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर इस प्रिंटर का नाम लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप करेंगे प्रिंट ऑल पेजेस तो ये सारे पेजेस को प्रिंट कर देगा। और अगर आपने इस तरह से प्रिंट करना है कि 1 to 5 तक अगर आपने प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे 1 to 5 करेंगे। और अगर आपने बीच में सिलेक्टेड पेजेस को प्रिंट करना है तो 1, 3, 5, तो आप उस तरह से करके फिर 1, 3, 5 इस तरह से करेंगे, वो सिर्फ उन पेजेस को प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपने प्रिंट ऑल पेजेस कर दिया तो ये तमाम पेजेस को प्रिंट कर देगा। इसके बाद ऑप्शन है प्रिंट वन साइडेड, इसका मतलब है कि ये सिर्फ वन साइड पे प्रिंट करेगा। और यहाँ पर देखें, ये सिर्फ वन साइड प्रिंट होगा। और यहाँ पे कोलेटेड है तो इसे कोलेटेड ही रहने दें। यहाँ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जैसे अभी ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है
और अगर मैं चाहूँ तो इसे लैंडस्केप में भी कर सकती हूँ, और अगर मैं इसको लैंडस्केप में करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा। हम इसको फिलहाल पोर्ट्रेट में ही रहने देते हैं। और यहाँ पे देखें नॉर्मल मार्जिन है, यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। मैं इसे यहाँ से नैरो कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1-2 पेजेस आपके ज़ाया हो भी जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको प्रिंट करना आ जाएगा। यहाँ पे जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पर इसे सेव टू क्लाउड भी कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल भी भेज सकते हैं, या ऑनलाइन प्रेजेंट भी कर सकते हैं, या पोस्ट टू ब्लॉग भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक्सपोर्ट के बारे में। और एक्सपोर्ट में देखें, अगर आप अपने वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ की फ़ाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो अक्सर रिक्वायरमेंट भी होती है और बाज़ औक़ात ये ज़रूरी भी होता है, लिखा हुआ भी होता है कि आपने अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और पीडीएफ में आपने फ़ाइल को अपलोड करना है, तो यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ किया जाता है और यहाँ से देखें, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को अगर डॉक्यूमेंट 4 के नाम से सेव करूँगी और यहाँ पे पीडीएफ लिखा होगा और यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूँगी तो ये पीडीएफ की फ़ाइल में सेव हो जाएगा। अब मैंने जो वर्ड की फ़ाइल है उसे पीडीएफ में सेव कर दिया है और फिर पीडीएफ की फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। देखें पीडीएफ की फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं और यहाँ अकाउंट होगा। यहाँ पर ये बताएगा कि आप इस वक्त कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा वर्जन है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको इन्फो के बारे में बताती हूँ। इन्फो के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये ऑप्शन भी यूज़फुल है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन भी यूज़फुल है। अगर आप इस ऑप्शन को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पासवर्ड डालना हो। अब देखें, आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे मार्क एज फाइल है, एनक्रिप्शन विद पासवर्ड है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस है और एड अ डिजिटल सिग्नेचर है। अब यहाँ पर देखें एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी फाइल को मेरे अलावा कोई और यूज़ ना करे तो मैं इस पर पासवर्ड लगा दूँगी और यहाँ पर मैं पासवर्ड लगा देती हूँ 1 2 3। अब देखें यहाँ पर मैंने पासवर्ड लगा दिया है 1 2 3। अब मैं इसे ओके करूँगी और फिर मैं इस पासवर्ड को री एंटर करूँगी 1 2 3 और अब मैं इसे ओके कर दूँगी। अब मेरे अलावा इस फाइल को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। अब मैं इस फाइल को बंद कर देती हूँ, या इसे मैं पहले सेव कर लेती हूँ अपने पास कुछ भी लिख के, इक्वल टू रेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ पैराग्राफ्स 3 और ये देखें। अब मैं इसको सेव भी कर लेती हूँ, सेव एज, या मैं इसे सेव कर लेती हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में और मैं इसे सेव कर देती हूँ सेव 1 के नाम से। इसे मैंने सेव कर दिया है। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देती हूँ। अब देखें, जब मैं इसे सर्च करूँगी और मैं इसे ओपन करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे है और अब ये पासवर्ड मांगेगा कि आप पासवर्ड दे दें। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड इंटर करूँगी 1 2 3 और मैं इसे ओके करूँगी तो ही ये इस फाइल को ओपन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसमें पासवर्ड इंटर किया तब इसने फाइल को ओपन किया है। अब मैं वापस जाती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि आप मार्क एज फाइल, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, एड डिजिटल सिग्नेचर, इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में भी यही होता है कि कोई आपकी जो फाइल है ना वो उस पर एडिट नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस में भी यही है कि कोई उस तक एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके अलावा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट और वर्जन्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और अब मैं आपको मज़ीद ये बताती हूँ कि ये वाला ऑप्शन जो है हमारा फाइल वाला, इसमें मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।